हेलो बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपका केमिस्ट्री टीचर इम्तियाज़ अहमद IIT BHU से पास आउट हूँ इन द ईयर 2012 और मैं पिछले 7 साल से इस केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पढ़ा रहा हूँ और ढेर सारे बच्चों को पढ़ाया हूँ। तो चलिए हम लोग अपने केमिस्ट्री के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से इसको समझते हैं। आज का लेक्चर जो होगा हम लोग अमीन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज अपने लेक्चर नंबर 1 को स्टार्ट करते हैं। अमीन टॉपिक को हेडिंग डाल लीजिएगा अमीन, और स्टार्ट करते हैं अमीन्स के बारे में। सबसे पहले हम अमीन्स के बारे में एक जनरल बात कर लेते हैं कि अमीन्स कैसे बनता है, हाउ अमीन्स आर फॉर्म्ड। और अमीन्स को बनने का तरीका जो होता है वो काफ़ी सिंपल होता है। इनफैक्ट बोलते हैं कि अमीन्स आर द अमोनिया डेरिवेटिव्स। अमीन्स क्या होते हैं बेटा? दे आर द अमोनिया डेरिवेटिव्स। हम लोग अमोनिया से अमीन्स का फॉर्मेशन करते हैं, चाहे किसी भी तरीके की अमीन्स की बात करें तो अमीन्स में बी रिगार्डेड एज डेरिवेटिव्स ऑफ अमोनिया। और अमीन जो होता है वो दो तरह का हो सकता है। एक होता है आपका एल्किल अमीन और दूसरा होता है एरिल अमीन। तो अमोनिया से हम लोग एल्किल अमीन भी बना सकते हैं या फिर अमोनिया से हम लोग एरिल अमीन भी बना सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि हम लोग क्या चीज सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। और कैसे बनता है? बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम बाय करस्पॉन्डिंग नंबर्स ऑफ एल्किल ग्रुप। हम लोग बस अमोनिया में से हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं एल्किल ग्रुप से या फिर एरिल ग्रुप से। हम लोग यहां पर एल्किल ग्रुप और एरिल ग्रुप, अगर एल्किल ग्रुप से हमने रिप्लेस किया तो एल्किल अमीन, और अगर एरिल ग्रुप से रिप्लेस किया तो एरिल अमीन हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग सबसे सिंपलेस्ट वे से स्टार्ट किया जाए तो हमारा मॉलिक्यूल हो गया अमोनिया, और इसी अमोनिया का डेरिवेटिव है अमीन्स। अमोनिया में 3 हाइड्रोजन है और एक लोन पेयर है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि 3 हाइड्रोजन को एक एक करके हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम सबसे पहले एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं एक एल्किल ग्रुप से, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगा NH2R या RNH2, R1NH2 हम लोग लिख सकते हैं। तो दिस टाइप ऑफ अमीन विल बी कॉल्ड एज 1 डिग्री अमीन या प्राइमरी अमीन। तो अगर हमने एक हाइड्रोजन को एक एल्किल ग्रुप से रिप्लेस किया तो प्राइमरी अमीन का फॉर्मेशन हो गया। अभी भी पॉसिबिलिटी है कि हम लोग और भी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने दूसरे हाइड्रोजन को रिप्लेस किया एक अलग तरह के एल्किल ग्रुप से, तो हमें मिल जाएगा क्या? R1NH और ये R2 हो जाएगा। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज अ सेकेंडरी अमीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सेकेंडरी अमीन होगा। इसको अभी हम लोग फर्दर यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। कैसे? हम लोग एक हाइड्रोजन को निकालें और बदले में हम लोग एक अलग तरह का एल्किल ग्रुप हम लोग ऐड कर सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि एल्किल ग्रुप सेम करेंगे या एल्किल ग्रुप हम लोग अलग अलग करेंगे। तो हम अलग अलग एल्किल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा R1N R2 और ये हो जाएगा R3 एंड दिस विल बी रिकॉर्डेड एज अ टर्शरी अमीन। 3 डिग्री अमीन का ये केस हो गया। किसका? टर्शरी अमीन का केस हो गया। सेकेंडरी अमीन का, प्राइमरी अमीन का और टर्शरी अमीन का। तो ऐसे हम लोग देख रहे हैं कि अमोनिया को प्राइमरी अमीन में कर सकते हैं, सेकेंडरी अमीन में कर सकते हैं, टर्शरी अमीन में कर सकते हैं। काफी सिंपल है। अभी भी यहाँ पर एक और पॉसिबिलिटी है, और पॉसिबिलिटी क्या है कि हम लोग यहाँ पर एक एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर लें। क्या कर दें? एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर दें। एल्किल हैलाइड हमने लिया। जब हम लोग यहाँ पे एल्किल हैलाइड लेंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा R1 तो पहले ही था, नाइट्रोजन, R2 दूसरा था, R3 तीसरा था, और फिर हमें क्या मिल जाएगा? यहाँ पर R4 मिल जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज के साथ और X नेगेटिव चार्ज के साथ हो जाएगा। एंड दिस विल बी कॉल्ड एज क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। क्वाटर्नरी अमोनियम सॉल्ट। वैसे हमें जो पढ़ना है
वो प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन के बारे में पढ़ना है। पर हमने देखा है कि यहाँ पर क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का भी फॉर्मेशन होता है जब हम लोग टर्शरी अमीन को कोई एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराएं। व्हेन टर्शरी अमीन इज reacted with alkyl halide, then we will be getting a quaternary ammonium salt। सिंपल सी बात है, आप लोग को पता ही होगा। So this is how amines are classified। अमीन्स को क्लासिफाई करने का ये तरीका है। जैसे कि दिस लेक्चर नॉट सफिशिएंट फॉर एडवांस, बेटा कि नाइट्रोजन एक बेस की तरह भी काम करता है और वो अपना लोन पेयर डोनेट कर सकता है अगर कोई उसके पास कार्बोकटायन आता है। तो यहाँ पे जो R4 है वो कार्बोकटायन की तरह एक्ट करता है और R4 को नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा, और जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर देगा तो यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज कटायन का फॉर्मेशन बनेगा, एंड दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। नाइट्रोजन की मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 4 बॉन्ड बनाना, और वो 4 बॉन्ड बनाता भी है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अमोनिया को जब हम लोग प्रोटोनेट करते हैं तो अमोनियम आयन बनता है। कैसे अमोनियम आयन बना? क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर H+ आयन को देता है तो नाइट्रोजन वहां पर 4 बॉन्ड बना लेता है। हाँ, ये बात अलग है कि नाइट्रोजन 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है, 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है, बिकॉज नाइट्रोजन इज एन एलिमेंट ऑफ द सेकंड पीरियड, और सेकंड पीरियड का एलिमेंट कभी भी 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बनाता है बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल उसके पास है ही नहीं। 3 बॉन्ड बनाता है, वो इनसफिशिएंट आपका स्टेटमेंट है। 4 बॉन्ड भी बनाता है, हमने बहुत बार देखा है 4 बॉन्ड बनाते हुए, जैसे कि यहाँ पे 4 बॉन्ड बनाता है। और एडवांस के लेवल पर ये जो है सफिशिएंट नहीं है बेटा। अमीन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, और अमीन से इनडायरेक्टली बहुत सारे सवाल बनते हैं। इनफैक्ट जीओसी का भी सवाल अमीन से बन जाता है। अमीन के कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करके हम जीओसी का भी सवाल बना सकते हैं, जैसे कि आज के लेक्चर में आप देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आए हैं उसको हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। नोट इट डाउन प्लीज। 1 मिनट का समय देते हैं। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है कटायनिक स्टेट में, बिकॉज इट हैज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो इट कैन डोनेट अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टू अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम और ग्रुप। जैसे कि यहां पर जो एल्किल हैलाइड जो हमने ऐड किया है, तो एल्किल कार्बोकटायन है और हैलाइड जो है वो नेगेटिव चार्ज रखता है, तो बनाएगा और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, सॉल्ट, दैट इज अ सॉल्ट। तो हम लोग अगर बात करते हैं कि अमीन्स को कितने पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं, तो अमीन्स को हम लोग 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन एंड देन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। आई होप आप सभी ने इसको नोट कर लिया होगा। कुछ और बेसिक बात कर लेते हैं अमीन्स का, स्ट्रक्चर ऑफ अमीन। जैसे कि हम प्राइमरी अमीन को लेते हैं, किसको लेते हैं? 1 डिग्री अमीन को लेते हैं। और प्राइमरी अमीन में हमें पता है कि यहां पर क्या होता है कि हमने अमोनिया का एक हाइड्रोजन एल्किल ग्रुप से हमने रिप्लेस किया है। तो फॉर एग्जांपल हमने यहां पे क्या कर लिया, लिख दिया RNH2, दैट इज अ प्राइमरी अमीन। और RNH2 की अगर बात किया जाए तो नाइट्रोजन पे यहाँ पे लोन पेयर है एंड R इज द एल्किल ग्रुप। कोई भी एल्किल ग्रुप आप सपोज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम सबसे छोटा एल्किल ग्रुप जो सपोज करते हैं वो मिथाइल ग्रुप होता है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो नाइट्रोजन पर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है और नाइट्रोजन यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाया है। 2 बॉन्ड हाइड्रोजन से बनाया है और 1 बॉन्ड जो है वो एल्किल ग्रुप से बनाया है। अगर हम बात किया जाए कि यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, व्हाट इज दी हाइब्रिडाइजेशन, तो बच्चों को पता है कि प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो हाइब्रिडाइजेशन की अगर बात करते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पता करते हैं किससे, अल्फा की वैल्यू से। और अल्फा की वैल्यू हमें आती कहाँ से है? अल्फा की वैल्यू हमें मिलता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड की संख्या देखकर, और प्लस इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर की संख्या को ऐड करके।
यहाँ पे देख रहे हैं कि नाइट्रोजन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बनाया है और नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो 3+1 की वैल्यू 4 बनेगा। जब 3+1 की वैल्यू 4 बन गया तो अल्फा की वैल्यू 4 बन गया, और अल्फा की वैल्यू 4 बनने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन विल बी sp3। तो यहाँ पे आपको नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन मिल गया sp3। नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 का मतलब ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ज्योमेट्री विल बी टेट्राहेड्रल। पर अगर आपसे कोई पूछा जाए कि यहां पर शेप क्या होगा या स्ट्रक्चर क्या होगा, तो बताइए व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर। ज्योमेट्री तो आपको पता है कि टेट्राहेड्रल हो जाएगा, पर स्ट्रक्चर यहां पर क्या होगा, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमीन, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमीन। स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमीन, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, स्ट्रक्चर क्या होगा या शेप क्या होगा, बताएं। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यहां पे जो ज्योमेट्री होगा वही स्ट्रक्चर हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, ज्योमेट्री जो है वो स्ट्रक्चर हो भी सकता है और स्ट्रक्चर नहीं भी हो सकता है, या ये भी बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो ज्योमेट्री हो भी सकता है या फिर ज्योमेट्री नहीं भी हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि लोन पेयर है कि नहीं है। अगर मॉलिक्यूल में लोन पेयर नहीं है तो स्ट्रक्चर जो होगा वो ज्योमेट्री के बराबर हो जाएगा। याद रखिएगा, स्ट्रक्चर अलग बात होता है, ज्योमेट्री अलग बात होता है। हम लोग ज्योमेट्री में लोन पेयर को इंक्लूड करते हैं, स्ट्रक्चर में लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। स्ट्रक्चर में हम लोग लोन पेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। समझ में आ गई बात। तो अगर लोन पेयर है तो वहां पर स्ट्रक्चर ज्योमेट्री नहीं होगा। अगर लोन पेयर है तो वहां पर स्ट्रक्चर जो है ज्योमेट्री नहीं होगा। जैसे कि अगर हम बात करा जाए यहां पे स्ट्रक्चर जो होगा, स्ट्रक्चर विल बी द ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, स्ट्रक्चर विल बी ट्राइगोनल पिरामिडल। क्यों ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाएगा, क्यों नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनाया है एल्किल ग्रुप से, हाइड्रोजन से और हाइड्रोजन से। तो अगर हम यहां पर स्ट्रक्चर की बात किया जाए तो स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से आ रहा है। दैट विल बी स्ट्रक्चर ऑफ ट्राइगोनल पिरामिडल। वैसे अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप पर आते आते हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है आपने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आप करेंगे सही तरीके से सिलेबस को एनालाइज करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में अधिकतर जो केमिकल रिएक्शन है, अधिकतर केमिकल रिएक्शन है आपने उसको कंप्लीट कर लिया है। या तो कहीं वो हेलो एल्केन हेलो एरीन में आपने कंप्लीट किया है, या तो आपने एल्डिहाइड कीटोन में कंप्लीट किया है, कार्बोक्सिलिक एसिड में भी हमने कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप को इंक्लूड कर लिया था। तो इस तरीके से हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अभी जो छोटी छोटी बातें बची हुई है उसको हम लोग कर लेते हैं, फिर एडवांस लेवल के सवाल पे भी हम लोग आएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए। जैसे कि यहाँ पर आपके लिए एक क्विज है, जल्दी से इन 5 कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर करिए, और सबसे इंपॉर्टेंट है 5वां कंपाउंड। तो 5 कंपाउंड का IUPAC नॉमेनक्लेचर करिए। What will be the IUPAC nomenclature of all the 5 compound? जैसे कि सबसे पहला तो वो टाइपिंग मिस्टेक हो गया। इनफैक्ट इस टाइपिंग मिस्टेक को अवॉइड कर लेते हैं, तो इसका नॉमेनक्लेचर हो जाएगा ब्यूटेन। सॉरी, यहाँ पे 3 हो जाएगा तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। तो ये तो टाइपिंग मिस्टेक में आ गया था। इसका करिए सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। नाइट्रोजन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, व्हाट विल बी द नेम ऑफ द सेकेंड। तो अगर हम लोग सेकेंड का नाम करते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप है और नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप है। तो मिथाइल जो होगा वो आपका प्रीफिक्स में चला जाएगा, प्रीफिक्स के पहले, और इसको हम लोग लिखेंगे एन मिथाइल, दैट विल बी कॉल्ड एज एन मिथाइल इथेनामीन, इथेनामीन, सिंपल सा।
यहां पे जो केस है दैट इज द केस ऑफ टर्शरी अमीन, और टर्शरी अमीन के केस में हम लोग नाइट्रोजन से जुड़े हुए जो छोटे छोटे एल्किल ग्रुप है उसको सबसे पहले नाइट्रोजन के साथ लिखते हैं। तो यहां पे नाम हो जाएगा एन इथाइल, फिर हो जाएगा एन मिथाइल, और फिर यहां पे क्या हो जाएगा 1 2 3 4 कार्बन का पेरेंट चेन, तो ब्यूटेन, और सेकेंड कार्बन पर जो है नाइट्रोजन है तो ये हो जाएगा 2 अमीन, ब्यूटेन 2 अमीन, सिंपल सा है। अब थोड़ा सा इसका हमें IUPAC नॉमेनक्लेचर लिख के बताइए। इथाइल मिथाइल अमीन इज द कॉमन नेम। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये जो है IUPAC नेम है, बट दिस इज नॉट द IUPAC नेम, दिस इज द कॉमन नेम। IUPAC नेम में आपको पता होना चाहिए कि IUPAC नेम 4 चीजों से जुड़ के बनता है, प्रीफिक्स, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स बनता है। तो एन इथाइल मिथाइल अमीन में हमें कोई प्रीफिक्स रूट वर्ड कुछ दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, तो दैट विल बी द रॉन्ग वन। लास्ट वाला बताइए, व्हाट विल बी द IUPAC नेम ऑफ द लास्ट वन, क्योंकि इसमें सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाएंगे, सारे कॉन्सेप्ट इंक्लूड हो जाएंगे। अब इसमें करते क्या है कि हम लोग अपने IUPAC नॉमेनक्लेचर के रूल्स को हम लोग याद करते हैं। IUPAC नॉमेनक्लेचर का सबसे पहला रूल ये होता है कि हमें एक पेरेंट चेन चाहिए। तो यहां पे देखते हैं कि पेरेंट चेन क्या बनेगा। नाइट्रोजन के एक तरफ इथाइल ग्रुप है और नाइट्रोजन के दूसरी तरफ 5 कार्बन का कोई ग्रुप बना हुआ है साइक्लिक। तो ऑब्वियस सी बात है कि जहां पर कार्बन की संख्या ज्यादा होगा वही आपका पेरेंट चेन बनाएगा। तो यहाँ पे पेरेंट चेन कौन सा हो जाएगा, ये साइक्लिक का स्ट्रक्चर विल बी फॉर्मिंग अ पेरेंट चेन। तो यहाँ पे ये पेरेंट चेन बनाएगा। इथाइल ग्रुप पेरेंट चेन नहीं जाएगा क्योंकि वहां पे कार्बन की संख्या कम है। अब पेरेंट चेन हो गया तो हमें क्या करना पड़ता है कि पेरेंट चेन की नंबरिंग करना पड़ता है, और पेरेंट चेन की नंबरिंग करते वक्त हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है कि नहीं है। अगर फंक्शनल ग्रुप है तो नंबरिंग फंक्शनल ग्रुप से ही स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पे नंबरिंग हम लोग यहां से स्टार्ट करेंगे, इस कार्बन को हम लोग पहला नंबर देंगे। अब पहला नंबर देने के बाद हमें नंबरिंग को कंटिन्यू करना है। नंबरिंग को कंटिन्यू करने के लिए अब 2 तरफ से हम लोग जा सकते हैं, या तो इधर से जा सकते हैं या तो हम लोग इधर से जा सकते हैं। इधर से जाने पे डबल बॉन्ड पहले आ रहा है और इधर से जाने पे प्रीफिक्स पहले आ रहा है। तो हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड की तरफ से कंटिन्यू किया जाए कि प्रीफिक्स की तरफ से कंटिन्यू किया जाए। तो प्रायोरिटी हमेशा सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सफिक्स की होती है, फिर सबसे पहली प्रायोरिटी जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप की होती है, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की होती है और फिर प्रीफिक्स की होती है। तो नंबरिंग हम लोग इधर से घुमा देंगे 1 2 3 4 और 5। तो इसका नॉमेनक्लेचर लिखते हैं। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ इथाइल ग्रुप है तो सबसे पहले हम लोग इसी को लिखते हैं एन इथाइल। नाइट्रोजन वाले पार्ट को सबसे पहले लिखते हैं तो एन इथाइल। अब यहां पे प्रीफिक्स देखिए क्या है, ब्रोमीन ग्रुप प्रीफिक्स में आ रहा है और उसका संख्या क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो, दैट विल बी कॉल्ड एज 4 ब्रोमो। रूट वर्ड जो है आपका साइक्लिक है और साइक्लिक में 5 कार्बन का है तो नाम हो जाएगा साइक्लोपेंट। साइक्लोपेंट। डबल बॉन्ड की संख्या सेकेंड कार्बन के बाद आ रहा है तो यहां पे हो जाएगा पेंट 2 ईन, और फिर पहले कार्बन पर अमीन है तो 1 भी लिख सकते हैं या फिर इनामीन भी लिख सकते हैं, क्योंकि पहला कार्बन जो है वो अमीनिक कार्बन है तो इसलिए नाम हो जाएगा एन इथाइल 4 ब्रोमो साइक्लोपेंट 2 इनामीन। 2 इनामीन। अब देखिए 3 ब्रोमो 1 इथाइल अमीन पेंट 4 इन। 3 ब्रोमो है 1 इथाइल है, इथाइल के पहले 1 नहीं लगा सकते हैं क्योंकि इथाइल जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो हमें वहां पे एन इथाइल करना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं ना कि बेसिक चीजों को थोड़ा सा हल्के में ले लेते हैं और फिर क्या होता है कि डिफिकल्ट चीजों को वो लोग ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं, पर ऐसा आपको नहीं करना है। सबसे पहले आपको बेसिक चीजों पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आपका बेसिक स्ट्रांग हो गया
तो डिफिकल्ट क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पर इनफैक्ट अगर आपका बेस मजबूत है तो नॉमेनक्लेचर सिंपल होना चाहिए, और नॉमेनक्लेचर से तो जुड़ा हुआ सवाल तो आता ही आता है। अगर हम मेंस की बात करें, नीट की बात करें, या फिर हम लोग एडवांस में भी कभी कभी पूछ भी सकता है, रेयर केस में हुआ है पर पूछ भी सकता है। तो ध्यान दीजिए, नॉमेनक्लेचर एकदम 100% ओके होना चाहिए, कोई भी इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। इनफैक्ट अगर आपका नॉमेनक्लेचर ही सही नहीं है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क हो सकता है कि आप कंपाउंड का नॉमेनक्लेचर सही से कर नहीं पा रहे हो, कंपाउंड को आप सही तरीके से लिख नहीं पा रहे हो। तो एनीवे ये हो गया हमारा सवाल। फिर एक और क्विज करते हैं, बताइए व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर विल अमीन शो। अमीन कैसा कैसा स्ट्रक्चरल आइसोमर शो कर सकता है। तो अगर हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर की, सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करते हैं, स्टीरियो की बात नहीं करते हैं, स्टीरियो के बारे में हमें नॉलेज है। स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात करते हैं कि अमीन कौन कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर शो कर सकता है। बताइएगा, क्या ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? क्या ये चेन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? पहला सवाल, कैन अमीन शो चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है, क्या ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? और फंक्शनल आइसोमर तो इंपॉर्टेंट है क्योंकि सवाल पूछा गया है फंक्शनल आइसोमर्स पर, अमीन का फंक्शनल आइसोमेरिज्म क्या क्या होता है। दूसरा है कि क्या ये चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? कैन इट शो पोजीशन आइसोमेरिज्म? या पोजीशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? तीसरा, क्या ये मेटामेरिज्म शो कर सकता है? और क्या ये टॉटामेरिज्म शो कर सकता है? ये 5 आइसोमेरिज्म हुआ, चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, मेटा आइसोमेरिज्म और क्या बेटा, टॉटामेरिज्म। तो आपको यहां पे बताना है कि कौन कौन सा आइसोमेरिज्म ये शो कर सकता है। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म की बात करते हैं कि क्या अमीन चेन आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है। अगर हां तो आपको वहां पर कुछ एग्जाम्पल सोचना पड़ेगा। कैन इट शो चेन आइसोमेरिज्म? क्या चेन आइसोमेरिज्म को शो कर सकता है? डेफिनेटली चेन आइसोमेरिज्म ये आसानी से शो कर सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम यहां पे लिखते हैं ये मॉलिक्यूल CH3 CH2 CH2 एंड देन कम्स CH2 और ये NH2, मतलब कि हमने नाम लिख दिया है ब्यूटेनामीन, ब्यूटिनामीन। तो ब्यूटेनामीन का जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होगा ये हो जाएगा CH3 CH, फिर यहाँ पे CH3, यहाँ पर CH2 और ये NH2। दोनों में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो सेम है, पर दोनों के पास जो पेरेंट चेन की लंबाई है वो डिफर कर रही है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 कार्बन का पेरेंट चेन है और यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 कार्बन का पेरेंट चेन है। तो यस, इट कैन शो चेन आइसोमेरिज्म। दूसरा है कि क्या ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है? बिल्कुल शो कर सकता है, क्योंकि जो प्राइमरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है और जो टर्शरी अमीन है, दे आर द फंक्शनल आइसोमर। ये एक दूसरे के क्या है, फंक्शनल आइसोमर की तरह काम करता है। याद रखिएगा, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन आर द फंक्शनल आइसोमर ऑफ ईच अदर। बिल्कुल फंक्शनल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। क्या पोजीशन आइसोमेरिज्म को शो करेगा? यस, इट कैन शो पोजीशन आइसोमेरिज्म ऑल्सो। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक सिंपल सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और हमने यहां पे लिख दिया क्या, प्रोपेनामीन। तो इस प्रोपेनामीन को हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं CH3 CH, ये NH2 हो जाएगा और ये देखिए यहाँ पर CH3 हो जाएगा। तो अगर इन दोनों को कंपेयर किया जाए तो बोथ आर द पोजीशन आइसोमर, क्योंकि अमीन की पोजीशन यहाँ पे चेंज कर रहा है। पहले का नाम है प्रोपेन 1 अमीन, दूसरे का नाम है प्रोपेन 2 अमीन, तो पोजीशन आइसोमेरिज्म भी शो करेगा। मेटामेरिज्म भी ये शो करता है और टॉटामेरिज्म जो है वो स्पेशल केस में शो करता है। स्पेशल केस कि अगर डबल बॉन्ड होगा तब,
केवल अमीन ग्रुप होगा तो वहां पे टॉटामेरिज्म देखने को नहीं मिलेगा, पर अगर डबल बॉन्ड हो गया तो वहां पर टॉटामेरिज्म देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा है, अमीन जो है ऑलमोस्ट सारे तरह के पोजीशन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को शो करता है। ठीक है, फिर एक सवाल यह है कि क्या अमीन स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करता है? और इनफैक्ट स्टीरियो आइसोमेरिज्म में भी हम बात करते हैं, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कैन अमीन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? क्या अमीन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म को शो करता है? यस और नो? कैन अमीन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म? यस और नो? जैसे कि इसमें अगर बात करते हैं ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के बारे में, तो अगर देखा जाए तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का सबसे इंपॉर्टेंट जो क्राइटेरिया होता है वो होता है कायरल ग्रुप। क्या होता है बेटा? कायरल ग्रुप हमें यहां पे चाहिए होता है। पर एक केस में जो है हमारा अमीन जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, पर वो करते ही नहीं है। कैसे? अगर हम नाइट्रोजन के साथ तीनों एल्किल ग्रुप को अलग अलग कर दें और यहां पे लोन पेयर है, तो यहां पे हम लोग देखते हैं कि क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्योंकि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो भी आता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो भी आता है वो प्लेन ऑफ सिमेट्री से आता है। अगर मॉलिक्यूल में किसी भी तरह की सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। पर अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री नहीं है, सिमेट्री किसी भी तरह की हो सकती है, प्लेन ऑफ सिमेट्री हो सकता है, सेंटर ऑफ सिमेट्री हो सकता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, और अलग अलग तरह की सिमेट्री हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री पर ही फोकस करते हैं, ऑलमोस्ट देखते हैं कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं है। तो अगर मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो क्या होगा? ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करेगा। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया तो वो ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो नहीं करेगा। यहां पे हमने क्या किया, जो अमीन है, टर्शरी अमीन का केस लिया है, लोन पेयर है, R1 है, R2 है, R3 है। क्या आप बोल सकते हैं कि यहां पर कोई भी आपको ऐसा प्लेन दिख रहा है जिससे कि आप मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं? क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। क्या आप इस मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं? अगर आप दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं तो वहां पे क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल एक्टिविटी है। पर अगर आप किसी भी तरीके से, कोई भी आपको ऐसा प्लेन नहीं दिख रहा है जिससे कि आप मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं, तो वहां पर ऑप्टिकल एक्टिविटी आ जाएगी। ठीक है, तो अगर इसको देखा जाए तो हमें लगता है कि यहां पर कोई भी ऐसा प्लेन आपको नहीं दिख रहा है जिससे कि आप इस मॉलिक्यूल को दो बराबर हिस्से में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग वर्टिकल डिवीजन करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड R1 है, राइट हैंड साइड R3 है, बराबर नहीं है। अगर हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, ऊपर लोन पेयर है और नीचे जो है R1 R2 R3 है, कोई भी ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आपको कोई भी ऐसा प्लेन नहीं दिखेगा जिससे कि आप इसको दो बराबर हिस्से में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, दो बराबर हिस्से में डिवाइड नहीं कर सकते। तो हम लोग बोलते हैं कि इट मे शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये ऑप्टिकल एक्टिविटी को ये शो कर सकता है, अमीन में शो ऑप्टिकल एक्टिविटी। पर हम जो इसका स्टीरियो आइसोमर होता है, स्टीरियो आइसोमर, आपको पता है कि अगर कोई मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है तो उसका दो फॉर्म होता है, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म होता है और एक लीवो फॉर्म होता है। एक R फॉर्म होता है, एक S फॉर्म होता है, एक D फॉर्म होता है, एक L फॉर्म होता है। तो स्टीरियो आइसोमर में हमें इनैंशियोमर हम बोलना चाहते हैं यहां पर, इनैंशियोमर, इसको हटाते हैं, यहां पे लिखते हैं इनैंशियोमर। इनैंशियोमर जो बनेगा वो इनैंशियोमर को आप सेपरेट नहीं कर सकते, वो इनैंशियोमर को आप सेपरेट नहीं कर सकते। तो टर्शरी अमीन में शो ऑप्टिकल एक्टिविटी,
tertiary amine may show optical activity, but the optical active form cannot be separated because they are in a rapid interchange. वो बहुत तेजी से आपस में इंटरचेंज करता रहता है, हम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं. तो यस, दे मे शो ऑप्टिकल एक्टिविटी. बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन, यू ऑल पीपल नो अबाउट दैट, कि अमीन के पास अपना बेसिक कैरेक्टर होता है. कैसे बेसिक कैरेक्टर होता है? बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अमीन जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे सकता है. जैसे कि प्राइमरी अमीन लेते हैं तो ये H प्लस आयन को अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा, और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? RNH3 प्लस. तो हम लोग बोलते हैं कि अमीन इज अ बेसिक ग्रुप, ये एक बेस की तरह काम करता है, और H प्लस आयन एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है कॉन्जुगेटेड एसिड. क्या मिल जाता है बेटा? कॉन्जुगेटेड एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है. सो इट विल फॉर्म, अगर मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है तो वो मॉलिक्यूल दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. जैसे कि आपको पता है कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिविटी को शो करता है तो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करने की क्राइटेरिया क्या होता है? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करना. अगर मॉलिक्यूल प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है then we say that molecule is optical activity. अब प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने का दो तरीका है, या तो क्लॉकवाइज में रोटेट करे या तो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करे. तो अगर कोई मॉलिक्यूल क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं डेक्स्ट्रो फॉर्म या डी फॉर्म. अगर एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं लीवो फॉर्म या फिर एल फॉर्म. दिस डेक्स्ट्रो फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल एंड लीवो फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल आर कॉल्ड द इनैंशियोमर. तो ऑप्टिकल एक्टिविटी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं इनैंशियोमर के बेसिस पर, डी फॉर्म और एल फॉर्म. तो दैट इज द इनैंशियोमर, ऑप्टिकल फॉर्म ऑफ द ऑप्टिकल एक्टिव फॉर्म ऑफ द मॉलिक्यूल. तो बेस जो है वो कॉन्जुगेट एसिड में कन्वर्ट करता है. अगर हम लोग कंपेयर करते हैं अमीन के साथ और अमोनिया के साथ, देन वी से दैट इन जनरल बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन इज ग्रेटर देन अमोनिया. अमोनिया से अमीन का बेसिक कैरेक्टर हमेशा ज्यादा होता है बिकॉज ऑफ द प्लस आई इफेक्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप. यू ऑल पीपल नो अबाउट इट. एल्किल ग्रुप अपना इंडक्टिव इफेक्ट लगाता है, प्लस आई इफेक्ट लगाता है, जिसकी वजह से नाइट्रोजन पे लोन पेयर की डेंसिटी को बढ़ाता है. नाइट्रोजन पे लोन पेयर की डेंसिटी को बढ़ा दिया, बेसिक कैरेक्टर बढ़ गया. तो जितने भी अमीन होते हैं सारे के सारे अमीन अमोनिया से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर को शो करते हैं, अमोनिया से ज्यादा बेसिक कैरेक्टर को शो करते हैं. तो बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन. अब इसी बेसिक कैरेक्टर पर दो सवाल बनता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, पूछा गया है और उसका कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि इसके पीछे रीजन क्या है. दो सवाल है बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन. जैसे कि ये सबसे पहला सवाल होता है ये, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन गैसियस फेज. आपको ABCD 3-4 ऑप्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि बेसिक स्ट्रेंथ के आधार पर इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लगाना है गैसियस फेज में. जल्दी से इसका आंसर बताइएगा, जल्दी से इसका आंसर बताइएगा. अब ये सबसे होना चाहिए. इनफैक्ट दिस इज द वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन asked in this simplest type of exam, कि ABCD को आप देखिए और बताइए कि बेसिक कैरेक्टर का घटता हुआ ट्रेंड क्या होगा. ऑब्वियस ही बात है कि यहां पर बेसिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? D का सबसे ज्यादा होगा, फिर C का हो जाएगा, फिर B का हो जाएगा, फिर A का हो जाएगा. एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है, क्योंकि यहां पे देख रहे हैं कि 3-3 एल्किल ग्रुप है, और जब 3-3 एल्किल ग्रुप हो गया तो इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो गया. इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा हो गया तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर की डेंसिटी ज्यादा बढ़ेगा, तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा. यहां पर 2 एल्किल ग्रुप है तो 2 एल्किल ग्रुप में केवल 2 एल्किल ग्रुप का बेसिक कैरेक्टर बढ़ाएगा. यहां पे क्या है कि केवल एक एल्किल ग्रुप है, प्राइमरी अमीन है तो केवल एक एल्किल ग्रुप है, तो एक एल्किल ग्रुप नाइट्रोजन पे लोन पेयर की डेंसिटी को बढ़ाएगा. और A में तो कोई भी एल्किल ग्रुप नहीं है, सबके सब हाइड्रोजन है, तो यहां पर
नाइट्रोजन का जो लोन पेयर होगा वो एज इज इट इज रहेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो बेसिक कैरेक्टर जो होगा वो सबसे ज्यादा डी का होगा, सी का होगा, फिर बी का होगा, फिर ए का होगा। टर्शरी अमीन हैज द हाईएस्ट बेसिक कैरेक्टर फॉलोड बाय सेकेंडरी अमीन, फिर प्राइमरी अमीन, फिर अमोनिया। ये तो एकदम सिंपल सा सवाल है और सारे बच्चों को आता है। अगर ये आता है तो आप ये वाला सवाल करिए। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ इन एक्वस फेज है। NH3 CH3 NH2 CH3 ट्वाइस NH और CH3 थ्राइस NH N। इस सवाल को देखिएगा और बताइएगा। यहां पर बच्चे क्या करते हैं कि थोड़ी सी मिस्टेक कर लेते हैं, हड़बड़ी में उनसे गड़बड़ी हो जाती है। सवाल देखते हैं कि हमें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक कैरेक्टर में हमें अरेंज करना है और तुरंत वो देखते हैं कि यहाँ पे टर्शरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन है, प्राइमरी अमीन है और ये अमोनिया है। उनको लगता है कि टर्शरी अमीन का सबसे ज्यादा होता है, तो वो लोग ट्रेंड कुछ ऐसे मान लेते हैं, बोल देते हैं कि यहाँ पर सबसे ज्यादा डी का होगा, फिर सी का होगा, फिर बी का होगा, फिर ए का होगा। पर वो लोग क्या करते हैं कि इस इंपॉर्टेंट टर्म को ये मिस कर देते हैं। हमें बेसिक कैरेक्टर यहां पे एक्वस फेज में बताना है, और अगर बेसिक कैरेक्टर एक्वस फेज में बताना है तो इस केस में यहां पर जो आंसर होगा वो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर ये बेसिक कैरेक्टर का जो ट्रेंड आपने बताया है, डी इज ग्रेटर देन सी इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन ए, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। दैट इज द रॉन्ग। क्योंकि यहां पर हमें सबसे पहले चेक करना पड़ता है कि अगर अमीन का बेसिक कैरेक्टर पूछ रहा है तो वो कौन से फेज में पूछ रहा है। अगर गैसियस फेज में पूछ रहा है तो उसमें हम लोग सिंपल कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, पर अगर एक्वस फेज में पूछ दिया तो वहां पर आंसर जो है वो डेफिनेटली चेंज होगा। जैसे कि यहां पर आंसर जो है वो चेंज होगा, DCBA बिल्कुल भी नहीं होगा। अब ऐसा क्यों है कि पिछला वाला सवाल में आंसर सही हो गया था, इस वाले सवाल में आंसर सही नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग ने यहां पर इस क्वेश्चन में सारे के सारे कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं किया। बच्चे क्या सोचते हैं कि जो बेसिक कैरेक्टर होता है अमीन का वो इंडक्टिव इफेक्ट डिसाइड करता है, पर वो जो है केवल और केवल इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो गैसियस फेज में डिसाइड होता है। अगर एक्वस फेज आ गया तो इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ कुछ और इफेक्ट हैं जो कि बेसिक कैरेक्टर को डिसाइड करते हैं। जैसे कि यहां पर अगर आपने केवल इंडक्टिव इफेक्ट को सोच के आंसर लगाया तो आंसर गलत होगा। आपको यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट के साथ साथ कुछ और इफेक्ट को भी काउंट में लाना पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही होगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट के हिसाब से। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अमीन का जो बेसिक कैरेक्टर होता है वो 3 फैक्टर से डिसाइड होता है। सबसे पहला फैक्टर होता है इंडक्टिव इफेक्ट, जो कि सबसे कॉमन सा इफेक्ट होता है, बच्चे लगाते ही लगाते हैं। बोलते हैं कि अमीन का हमें बेसिक कैरेक्टर डिसाइड करना है तो देखना पड़ेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट कैसा लग रहा है, बढ़ाने वाला इफेक्ट लग रहा है कि घटाने वाला इफेक्ट लग रहा है। अगर बढ़ाने वाला इफेक्ट है तो वहां पे बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा, अगर घटाने वाला इफेक्ट है तो बेसिक कैरेक्टर क्या करेगा? घटेगा। तो इंडक्टिव इफेक्ट तो बच्चों को सब पता रहता है कि ये लगेगा। बच्चे जो मिक्स करते हैं वो दूसरा इफेक्ट है स्टीयरिक हिंड्रेंस। अमीन में स्टीयरिक हिंड्रेंस भी काम करता है बेसिक कैरेक्टर डिसाइड करने में। और एक और इफेक्ट जो है दैट इज कॉल्ड एज सॉल्वेशन इफेक्ट। तो अगर हमने सॉल्वेंट एक्वस ले लिया तो इस केस में सॉल्वेशन इफेक्ट भी बेसिक कैरेक्टर को डिसाइड करेगा। सॉल्वेशन इफेक्ट हम लोग ले सकते हैं हाइड्रेशन इफेक्ट को, क्योंकि हम लोग सॉल्वेंट में आमतौर पे क्या लेते हैं? वाटर को ही लेते हैं, तो हाइड्रेशन इफेक्ट हम लिखना पसंद करेंगे। तो ये आपका हो गया इंडक्टिव इफेक्ट, स्टीयरिक हिंड्रेंस और सॉल्वेशन इफेक्ट। तीनों इफेक्ट को आपको काउंट में लाना पड़ेगा। अब हम लोग देखते हैं कि तीनों इफेक्ट बेसिक कैरेक्टर को कैसे कैसे प्रभावित करता है। इसको नोट करिएगा। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन इज डिसाइडेड बाय 3 फैक्टर्स: इंडक्टिव इफेक्ट, स्टीयरिक हिंड्रेंस एंड सॉल्वेशन इफेक्ट। हम लोग क्वेश्चन वही लेके चलेंगे, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, जहां पर एल्किल ग्रुप मिथाइल ग्रुप वाला होगा, और उसी को लेके सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं कि इन 3 फैक्टर को हम लोग कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे, और इसी को स्टार्ट करते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर हम लोग फोकस करेंगे जो कि हमारे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, और अपने अमीन वाले टॉपिक को हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।
बने रहिए।